नमस्कार दोस्तों, भैरव एग्रीकल्चर क्लासेज गंगापुर सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज आपका जेट का एग्जाम हुआ था। अगर अपन पेपर की ऑल ओवर बात करें तो इतना सिंपल भी पेपर नहीं था और ज्यादा हार्ड भी नहीं था, बिल्कुल मीडियम पेपर था। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले कह रहे हैं कि बहुत ही सिंपल पेपर है या फिर बहुत ही हार्ड पेपर है, तो बोल कहना बिल्कुल गलत होगा। बिल्कुल मीडियम पेपर आया था। तो एक एक करके दोस्तों सबसे पहले अपन एग्रीकल्चर की जो आंसर की है उसमें पोर्शन वाइज हम आपको एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व, जो हमारे अकॉर्डिंग जो सही आंसर है वो हम आपको एक एक करके बताएंगे। तो दोस्तों सबसे जो पहला क्वेश्चन है, और मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले हम जिस सीरीज की हम पेपर को लेकर आए हैं वो है सीरीज नंबर पेपर बी, मतलब बी सीरीज के जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग हम जो है आपको आंसर बताएंगे एक एक करके। तो दोस्तों इसमें जो बी सीरीज में सबसे जो पहला क्वेश्चन है प्रवर्धन में से पूछा गया है कि चीकू में से पूछा गया है दोस्तों कि चीकू के प्रवर्धन हेतु व्यवसायिक रूप से कौन सा मूल व्रंत उपयोग में लिया जाता है, मतलब कौन सा रूट स्टॉक जो है आपके चीकू के प्रवर्धन के लिए काम में लिया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, रायन या फिर खिरनी, जिसको रायन या फिर खिरनी बोला जाता है, ये रूट स्टॉक जो है आपके सपोटा या चीकू में मुख्य रूप से व्यवसायिक प्रवर्धन में काम में लिया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपको मनोज जी बताएंगे, पशुपालन से संबंधित है। दोस्तों प्रश्न है आपका कि मुर्गियों के चूजों में किस विटामिन की कमी के कारण जो वृद्धि होती है वो सिकुड़ जाती है। यानी प्रश्न है आपका कि मुर्गियों में के जो चूजे होते हैं ऐसा कौन सा विटामिन जिसकी कमी के कारण चूजे सिकुड़ जाते हैं। तो याद रखना, जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा विटामिन डी रहेगा। हाँ तो दोस्तों इसमें जो आपको मनोज जी ने बताया कि जो मुर्गियों के जो चूजे होते हैं उसमें किस विटामिन की कमी से उनकी वृद्धि सिकुड़ जाती है, तो इन्होंने आपको बताया सही आंसर इन्होंने विटामिन डी। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्पादन के आधार पर भारत में किस फल की फसल जो है पहले स्थान पर है, उत्पादन के लिए पूछा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसमें जो सही आंसर आएगा आपका 2 नंबर का केला जो है उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो फसल है वो है दोस्तों केला। उसके बाद में दोस्तों मटर में से और पोषक तत्व में भी मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया था कि मटर का मार्स स्पॉट किस कमी के कारण होता है, मतलब किस पोषक तत्व की कमी की वजह से मटर में मार्स स्पॉट या मृत ऊतियों के धब्बे हो जाते हैं। तो दोस्तों आपका तीसरा जो ऑप्शन है मैग्नीज की कमी की वजह से मटर में मार्स स्पॉट रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, अपने जो एग्रोनॉमी से आया था इसमें पूछा गया है फ्लिंट कॉर्न को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो जो फ्लिंट कॉर्न को जाना जाता है वो जाना जाता है जियामेज इंडुराटा के नाम से। किससे जाना जाता है? जियामेज इंडुराटा। इसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन है जो एनिमल हस्बेंड्री का है। आइए तो अगला जो प्रश्न है वो है आपका कि बछड़ों में, अगला जो प्रश्न है वो है कि बछड़ों में सींग हटाने की सही उम्र कौन सी है। यानी सबसे पहले तो हमें यह पता होना पशुओं में सींग हटाने के लिए डीहॉर्निंग कहलाती है, लेकिन यह प्रश्न पूछा है कि बछड़ों में सींग हटाने की सही उम्र क्या है। तो आपका सही आंसर रहेगा 15 दिन। यानी 15 दिन की उम्र पर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें सींग हटाने की क्रिया की जाती है। अगला क्वेश्चन आपके एग्रोनॉमी से है। इसमें से एग्रोनॉमी से पूछा गया है आपके खरपतवारों में से। इसमें से है आपका निम्नलिखित में से कौन सा माइको हर्बिसाइड है। मतलब माइको हर्बिसाइड भी होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा इसमें देखो एक तो देखा है कोलेगो, डाइक्वाट, वोमिसिल, मेटसल्फिरॉन, ये तीनों के तीनों नीचे जो दे रखे हैं, जो तीनों केमिकल है, परंतु जो कोलेगो जो है एक प्रकार का वो कौन सा है? जैविक है, मतलब वो माइको हर्बिसाइड है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका जो राइट आंसर है वो है कोलेगो, अपना फर्स्ट कोलेगो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है अपन का बासमती चावल के 1000 बीजों का वजन। पहले तो अपन ये सोचते हैं कि 1000 बीजों का वजन क्या होता है। तो 1000 बीजों का जो वजन है वो परीक्षण बाहर कहलाता है, मतलब जिसको अपन टेस्ट वेट कहते हैं। और ये जो होता है वो 21 ग्राम होता है। कितना होता है साथियों? 21 ग्राम। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है एनिमल हस्बेंड्री से। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका कि मवेशियों में मलाशय तापमान और नाड़ी की दर कितनी होती है। यानी आपसे जो गाय के इस नस्ल में पूछा गया है कि मवेशियों में मलाशय का तापमान, नाड़ी गति की दर कितनी रहती है। तो यहां पर रहती है 102, 50 और 15 रहती है। यानी जो मलाशय का जो तापमान 102 होता है, तापमान 50 रहता है और नाड़ी की गति 15 रहती है। इसके बाद में है किसी पशु में पूर्ण हस्तन विधि यानी पूर्ण दूध निकालने की जो क्रिया होती है वो कितने मिनट में की जाती है। तो याद रखना 7 दिन में की जाती है। क्या दोस्तों मनोज जी ने आपको बिल्कुल सही बताया है कि जो मवेशियों में मलाशय का जो तापमान होता है या फिर नाड़ी की दर और श्वसन दर का जो सामान्य तापमान वो कितना रहता है। तो उन्होंने बताया आपको 102 डिग्री फ़ारेनहाइट,
50 मिनट जो है आपका नाड़ी की दर रहती है और श्वसन दर जो रहती है वो रहती है 15 मिनट। और उसके बाद में आपको बताया कि जो पशुओं में पूर्ण दोहन प्रक्रिया में मतलब कितना समय लगता है। एक पूर्ण दोहन मतलब जब दूध निकाल लेते हैं तो उसमें कितना समय लगता है, तो दोस्तों आपको मनोज जी ने बताया कि इसमें कितना समय लगता है, तो 7 मिनट उसमें लगती है। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जल के वर्गीकरण में से पूछा गया है कि खेत की क्षमता मतलब जो फील्ड कैपेसिटी और स्थायी मिलानी बिंदु के जो उपलब्ध जो बीच में जो जल रहता है वो कौन सा जल कहलाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, उपलब्ध जल जिसको अपन अवेलेबल वाटर बोलते हैं वो क्षेत्र क्षमता और जो स्थायी मिलानी बिंदु होता है उसके बीच का जो जल होता है उसे अपन उपलब्ध जल कहते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है धनिया में से कोरिएंडर में से पूछा गया है और वो दोस्तों क्या है देखते हैं कि धनिया की फसल की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था पाले फ्रेश से होने वाली क्षति के लिए सर्वाधिक सुवेद होती है, मतलब सबसे ज्यादा जो नुकसान है कौन सी अवस्था पर पहुंचता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, पुष्पन और प्रारंभिक बीज निर्माण अवस्था पर सबसे ज्यादा जो नुकसान है पाले पर पड़ने वाला है किस फसल पर, धनिया की पर। उसके बाद में दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको मैंने आपको बताया भी था लास्ट में कि जो टमाटर की संकर किस्म कौन सी है जो ट्रिपर बीमारियों के प्रति मतलब बहुत सारी जो बीमारियों के प्रति है प्रतिरोधी किस्म कौन सी है। तो ध्यान रखना दोस्तों अर्का रक्षक, कौन सी दोस्तों, अर्का रक्षक जो किस्म है जो ट्रिपल बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। उसके बाद में दोस्तों मनोज जी आपको प्रश्न बताएंगे अगला 14वें नंबर का। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भेड़ की कौन सी नस्ल को भारत का सरताज कहा जाता है, यानी भेड़ की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसको प्राइड ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आपका यहां सही आंसर रहेगा मारवाड़ी नस्ल को भारत का सरताज नस्ल कहा जाता है। हाँ जी दोस्तों, मनोज जी ने आपको बताया अभी कि भारत की सरताज मतलब प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से भेड़ की किस नस्ल को जाना जाता है। तो सही आंसर मनोज जी ने आपको बताया उनके अकॉर्डिंग कि भाई जो मारवाड़ी है वो इसका सही आंसर जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपको मैंने जब नाइट्रोजन चक्र पढ़ाया था वो वहां पर भी मैंने अच्छी तरीके से बताया था और एग्रीकल्चर में ये क्वेश्चन आ चुका है कि कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक का अमोनिया में किसमें, अमोनिया में रूपांतरण क्या कहलाता है। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले आपको बताया था प्रोटीन का एमिनो अम्ल में तो क्या कहलाता है, एमिनाइजेशन, लेकिन यहां पर पूछा है अमोनिया में। तो दोस्तों यहां पर जो सही आंसर है वो जाएगा एमोनिफिकेशन या अमोनीकरण, जो आपका दूसरे नंबर का ऑप्शन है ये आपका सही जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने बोला था कि जितने भी वानस्पतिक नाम है उनको सबको याद कर लेना, एक दो वानस्पतिक नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। और यहां पर पूछा गया है कि फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा निम्न में से किस फसल का वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि खजूर का जो वानस्पतिक नाम होता है बोटेनिकल नाम वो होता है फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा। उसके बाद में दोस्तों गाय के मध्यकाल के बारे में पूछा गया है, मनोज जी आपको बताएंगे। दोस्तों प्रश्न है आपका कि गाय में मध्यकाल कितने घंटों तक रहता है, यानी गाय में जो मध्यकाल जो रहता है वो कितने घंटों तक रहता है, 14 से 18 घंटे तक वो रहता है। दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है वो है चारे में नमी की मात्रा कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। वैसे तो दोस्तों अगर इसमें सही ऑप्शन माना जाए तो 14% से ज्यादा इसमें नमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन जाते हैं तो इसमें ध्यान रखना दोस्तों 17 से 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा दोस्तों पहला नंबर का 17 से 20। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। जब मैंने आपको फ्लोरिकल्चर पढ़ाई थी, फ्लोरिकल्चर का आपको मैंने जब प्रिजर्वेशन पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था कि किस रसायन का उपयोग जो है फूल के फूलदान की जो आयु है मतलब उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों सुक्रोज, और इस क्रिया को बोला जाता है पल्सिंग। क्या बोला जाता है, पल्सिंग बोला जाता है, ताकि उसका जो है खराब होने की दर है उसको आगे बढ़ा दिया जाए, मतलब कम समय में खराब नहीं हो, तो उसके लिए सुक्रोज काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका खरपतवार निकलने से पहले खरपतवार, यहाँ पर खरपतवार नाशी है, खरपतवार नाशी के प्रयोग को कहते हैं। मतलब इसका मतलब ये पूछा गया है कि बुवाई के बाद व अंकुरण से पहले जिन अपन शाकनाशी को प्रयोग करते हैं तो वो शाकनाशी का प्रयोग क्या कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है प्री इमर्जेंस। क्या कहलाता है, प्री इमर्जेंस कहलाता है। हाँ जी दोस्तों, अभी आपको पवन जी ने बताया कि जो खरपतवार निकालने से पहले कोई खरपतवारी अगर अपन खरपतवार नाशी अपन खेत में काम में लेते उस क्रिया को, आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं कि इंग्लिश वाले शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसमें जो है उसको बोला जाता है प्री इमर्जेंस प्रयोग, मतलब प्री इमर्जेंस मतलब आपको इंग्लिश में शब्द दे दिया है। उसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाइब्रिड टी और फ्लोरिवंडा
आपको जब मैंने रोज का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण बताया था तो आपको अच्छी तरीके से बताया था कि हाइब्रिड टी और जो फ्लोरीबंडल जो गुलाब होता है उसमें आमतौर पर कौन सी विधि के द्वारा उसमें प्रसारित या प्रवर्धन किया जाता है। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर इसमें आएगा दो, इंग्लिश में तो आ रहा है वर्डिंग, लेकिन यहां पर आपको अलग ही चीजें आ रही है, आंख बांधना या चश्मा लगाना विधि। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर है इंग्लिश में तो आप इधर देखना चाहिए था, वर्डिंग बोलते हैं, अगर हिंदी में इसका मतलब होता तो कलिकाएं, लेकिन यहां पर उसका दूसरा नाम दे दिया गया है कि आंख बांधना या चश्मा लगाना विधि। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस फलदार वृक्ष में विल्ट या फिर जिसको अपन मिलानी बोलते हैं वो सबसे गंभीर रोग है। तो दोस्तों आपको पता है अमरूद, कौन सा दोस्तों, अमरूद जिसको अपन गुआवा बोलते हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो है मिलानी रोग आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका भूपरिष्करण के जनक कौन है। तो देखो भूपरिष्करण के इनमें जो जनक है वो है जैंथ्रोटूल, क्योंकि जैंथ्रोटूल है इसको खरपतवार का जनक भी कहा जाता है, इसको साथ साथ में भूपरिष्करण का भी जनक कहा जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना कि अपरिपक्व फूल की कली निम्नलिखित में से किस सब्जी का खाने योग्य हिस्सा होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसमें पूछा गया है कि अपरिपक्व फूल की कली निम्नलिखित में से किस सब्जी का खाने योग्य हिस्सा है। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू हमारे मतलब हम भैरव एग्रीकल्चर क्लासेस के हिसाब से इसमें जो सही आंसर है वो जाएगा ब्रोकली, स्प्राउट ब्रोकली। उसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है कि शक्कर के किस सिद्धांत के तहत एक परिरक्षक का कार्य करता है। मतलब शक्कर जो है इसको परिरक्षण के लिए काम में लेते हैं, जैसे अपन कोई भी जैम जेली वगैरह में अपन लेते हैं काम में, तो उसमें मतलब कौन सी क्रिया के द्वारा किस प्रिंसिपल के आधार पर उसको होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना ऑस्मोसिस, जिसको अपन बोलते हैं परासरण, इसके कारण इसका परिरक्षक का गुण पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि एक कुबड़ वाले भारतीय ऊंट का वानस्पतिक नाम क्या है, सॉरी जूलॉजिकल नाम क्या है। कि एक कुबड़ वाले ऊंट का जूलॉजिकल नाम होता है वो होता है कैमेलस ड्रोमेडेरियंस होता है, जबकि सिंगल जो सॉरी डबल जो कुबड़ वाला ऊंट होता है वो कौन सा होता है, कैमेलसो बैक्टीरियन होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका कि एक गैर जुगाली करने वाला पशु है, यानी ऐसा कौन सा पशु है जो जुगाली नहीं करता है, यानी एक गैर जुगाली करने वाला पशु है। इसमें पहला ऑप्शन है आपका घोड़ा, दूसरा है बकरी, तीसरा ऑप्शन है भेड़ और चौथा है गाय। आपको पता है कि बकरी, भेड़ और गाय जुगाली करते हैं, जबकि घोड़ा जुगाली करने वाला पशु नहीं है। इसका सही आंसर रहेगा घोड़ा। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है जो आपके जो मौसम एवं जलवायु में जो अपन वायुमंडल पढ़ते हैं उससे टॉपिक से लिया गया है। ये जो क्वेश्चन है वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% कितने किलोमीटर के भीतर होता है। तो ये होता है साथियों आपका 40 किलोमीटर तक, और 40 किलोमीटर में जो आता है अपन का नीचे नीचे क्षोभ मंडल, इसके बाद में आता है अपन का समताप मंडल। तो जो कुल भार होता है लगभग 90% वायुमंडल का वो अपने 40 किलोमीटर तक ही होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कपास में जो मैंने आपको पढ़ाया था कपास, तो उसमें मैंने आपको कपास के जो रेशे होते हैं उसकी महीनता, उसके बारीकपनता है ना, उसकी लंबाई, उनके मापने के मैंने आपको कुछ यंत्र वहां पर लिखाए। तो यहाँ पर पूछ लिया गया है कि रेशे की जो महीनता है वो किसके द्वारा मापी जाती है। तो इसके जो रेशे की जो महीनता होती है, कपास के रेशे की महीनता जो मापी जाती है वो एरेलोमीटर के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा मापी जाती है साथियों, एरेलोमीटर के द्वारा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका स्थायी मुरझान बिंदु निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त सूचक फसल, इसमें इंडिकेटर प्लांट पूछा गया है जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है उसका। तो इसका जो राइट आंसर है वो सनफ्लावर सूरजमुखी है। कौन सा है साथियों, सूरजमुखी है। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मिट्टी का मूल गुण कौन सा है। तो दोस्तों यहां पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर दिया है इस क्वेश्चन ने। इसमें पूछा गया है कि मिट्टी का मूल गुण कौन सा है, या फिर इसमें अगर दूसरा अपन मानते हैं तो इसमें आता है कि मिट्टी का कौन सा गुण है जो उसका अंतर्निहित गुण है। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वो जाएगा बनावट, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है टेक्सचर, और हिंदी में इसका दूसरा नाम होता है मृदा कणाकार या मृदा गठन। इसको मिट्टी का कौन सा मूल गुण माना जाता है। उसके बाद में दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है कि मेटोकिंग एक सांस्कृतिक क्रिया है जो निम्नलिखित में से किस फसल से जुड़ी है। मेटोकिंग, तो ध्यान रखना दोस्तों ये जुड़ी हुई है केला से। और दोस्तों ये होता क्या है एक्चुअल में, मेटोकिंग की जो केला होती है उसके जो तना होता है स्यूडोसेम, उसको हटाने के लिए जो क्रिया की ली जाती है उसको बोलते हैं मेटोकिंग। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखना आपका जो सही आंसर है वो जाएगा केला। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका पानी का उपयोग
पानी की वह मात्रा है। इसमें मात्रा पूछा गया कि भाई पानी की कौन कौन सी मात्रा है, तो देखो पानी का उपभोग पूछा गया। तो उपभोग में आपका एक तो आता है बाष्पीकरण, एक आता है बाष्पोत्सर्जन। अपन देखते हैं इसमें कौन कौन से, देखो बाष्पीकरण बाष्पोत्सर्जन यहाँ पर है, परंतु और है नहीं है। और साथ साथ में यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आपका जाएगा तीसरा, बाष्पीकरण प्लस बाष्पोत्सर्जन प्लस पौधे की उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक जल। तो ये जो जल होता है वो तीनों, जो बाष्पीकरण में और बाष्पोत्सर्जन में और पौधे की उपापचय क्रियाओं में प्रयुक्त जल होता है, वो आपका पौधे का उपभोग पानी कहलाता है। पानी का क्या कहलाता है? वो उपभोग पानी कहलाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है मक्का में मादा फूल को क्या कहा जाता है? देखो मक्का एक प्रकार का उभयलिंगी पौधा है, मतलब एक प्रकार का मोनोसियस पौधा है। और मोनोसियस पौधा है, उसमें मतलब नर भाग और मादा भाग अलग अलग स्थान पर एक ही पौधे पर आते हैं। तो इसका जो मादा भाग यहाँ पर पूछा गया, मादा फूल, मतलब मादा फूल क्या है वो सिल्क कहलाता है, और नर फूल है वो टेसल कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, वो होगा सिल्क। कौन सा होगा साथियों? सिल्क होगा। उसके बाद में दोस्तों एक अपना जो है करंट एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, और ज्यादातर जो है स्टूडेंट जिन्होंने करंट एग्रीकल्चर नहीं पढ़ी थी, गलत कर दिया होगा कि वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान भारत में किस राज्य द्वारा सब्जी का सबसे ज्यादा उत्पादन किया गया। मतलब 2022 के बारे में पूछा गया है कि 2022 है उसमें किस राज्य ने सबसे ज्यादा सब्जियों का उत्पादन किया है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसमें जो सही आंसर आपका जाएगा वो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य ने सबसे ज्यादा जो है 2022 में सब्जी का उत्पादन किया था। और दूसरे नंबर पर अगर कोई आता है तो दोस्तों यहां पर आता पश्चिम बंगाल। तो इसमें सही आंसर है वो जाएगा दोस्तों मतलब आपका उत्तर प्रदेश। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके फल पर्यवेक्षण में से पूछा गया है कि जेली तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टीएसएस उपयुक्त होता है। मतलब पूछा गया है कि जेली के लिए उपयुक्त टीएसएस टोटल सोल्युबल सॉलिड कितना होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसमें जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा 65%, उसमें टीएसएस होना आवश्यक होता है जेली में। उसके बाद में दोस्तों पूछा गया है कि गुलाब खास निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है। पूछा गया है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी पूछी गई है, किस्म पूछी गई है कि गुलाब खास निम्नलिखित में से किस फल वृक्ष की जो है किस्म है। तो दोस्तों ध्यान रखना, गुलाब खास जो है आम की एक महत्वपूर्ण किस्म है। उसके बाद में दोस्तों पूछा गया है कि खरबूजे के बीज के अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान कितना होता है। जो मस्क मेलन होता है उसके अंकुरण के लिए, जर्मिनेशन के लिए कितना जो टेम्परेचर होता है उपयुक्त रहता है। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वो जाएगा 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसके अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान माना जाता है। इसके बाद में साथियों ये जो क्वेश्चन है आपका इस सिंचाई से है, और ये जो अभी 12 तारीख को जो लगा था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एमपीयूटी ने जो लिया था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्वेश्चन ये है कि किस प्रकार की सिंचाई विधि को ट्रिकल इरिगेशन कहा जाता है। तो देखो ट्रिकल इरिगेशन जो कहा जाता है वो आपकी को ड्रिप विधि है, जिसको अपन टपक सिंचाई विधि कहते हैं, बूंद बूंद सिंचाई विधि भी कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? ट्रिकल इरिगेशन भी कहा जाता है। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है संख्या कितनी होती है। प्रश्न है आपका कि बकरी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 60। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा भैरव एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब साथियों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका किसी कारणवश ये पेपर सही नहीं हुआ है, या फिर उन्होंने अच्छी प्रकार से तैयारी नहीं की है, या फिर उनको तैयारी करने का, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 12वीं क्लास अभी पास की थी तो बहुत कम समय मिला था, उसमें वो सही ढंग से तैयारी नहीं कर पाए। तो ऐसे स्टूडेंटों के लिए ऐसे स्टूडेंट जो मतलब उनका पेपर सही नहीं हुआ है, उनका कैसे भी है, तो वो लॉन्ग ईयर 2024 के लिए जब जेट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए कल 15 मई से सुबह 8 बजे से अपन पूरे लॉन्ग ईयर का अपन एक बैच अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट अपने लॉन्ग ईयर जेट का और जेट 2024 के लिए जो भी प्रिपरेशन करना चाहता है, तैयारी करना चाहता है, वो सुबह कल 15 मई सुबह 8 बजे संस्थान आवे और यहाँ पर देखे, यहाँ पर अच्छी प्रकार से आपको अलग अलग विषय अध्यापकों द्वारा, हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर की अलग अलग फैकल्टियां, एग्रीकल्चर में अपने जो पोर्शन होते हैं जैसे एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, उसके अलग अलग टीचर हैं, अलग अलग ही अपने पास मतलब केमिस्ट्री में जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सॉइल केमिस्ट्री है, इसके साथ साथ में अपने बायोलॉजी में जैसे बॉटनी है, जूलॉजी है, अलग अलग फैकल्टियों के द्वारा एक विशेषकर बढ़िया दमदार तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी। तो साथियों अगर जो भी बैच ज्वाइन करना चाहता है तो कल सुबह 8 बजे जरूर पधारे। थैंक यू, धन्यवाद।